नमस्कार दोस्तों, आरएम स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं पटना कलम के बारे में। पटना कलम क्या है? ये बीपीएससी मेंस का पेपर 1 का एक आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है। इसमें एक देखेंगे कि जैसा कि हम पिछला वीडियो बना चुके हैं मौर्य कला के बारे में और पाल कला के बारे में, आप मेरे चैनल पर जाकर देखिए। आज हम पटना कलम की बात करेंगे। इसमें हम दो तरीके से पढ़ेंगे। आपको जैसा कि पता है कि 67 मेंस के पहले, बीपीएससी के पहले जो क्वेश्चन आते थे 36 मार्क्स पूरा कला का एक क्वेश्चन आते थे। अब क्या हुआ है, कुछ क्वेश्चन को अब छोड़ा कर दिया गया, 8 और 10 मार्क्स के पूछने लगे। जिनको कैसे लिखना है, किस तरह से आप, जिस तरह से 36 मार्क्स के क्वेश्चन में आप तथ्यों को रखते थे, क्या आप 10 मार्क्स के क्वेश्चन में सारे तथ्यों को रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, उसी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। एक एक चीज़ को बड़ा गौर से देखिएगा और समझिएगा कि क्या चीज़ों को आपको कम समय में अच्छा तथ्य जो है आपको एग्जाम में लिखना है, वो सारी डिटेल में हम बात करते हैं। तो आरएम स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। देखिए हमारे सक्सेस पिलर, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अभी तस्वीर बहुत जल्द यहाँ पर आएंगे। चलिए हम लोग बात क्या करेंगे, आज हम पटना कलम में बात क्या करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे उसका परिचय और पृष्ठभूमि क्या है, फिर देखेंगे उसकी विशेषताएं क्या है। आखिर कला का कोई तो विशेषता होगा जिस कारण उसे जाना जाता है। फिर ये देखेंगे कि इसके संरक्षक कौन है, क्या है संरक्षक का, जो ये संरक्षक है कुछ ऐसा चित्रकारी उन्होंने किया है जो बड़ा फेमस हुआ है। साथ में ये देखेंगे कि इसके विकास जो हुआ है, इसमें विकास, इसके विकसित करने में इसकी भूमिका क्या रही, किन लोगों ने इसको ज़्यादा सहयोग दिया और किस कारण से ये जो पटना कलम है बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था एक समय में। फिर ये देखेंगे कि आने वाले समय के बाद, एक समय के बाद इसका ह्रास होने लगा। लगभग 100 साल चला, लेकिन 100 साल के बाद ऐसा देखा गया कि इसकी मांग में बहुत ही ज़्यादा गिरावट आई और धीरे धीरे लुप्त होते गया। सारे डिटेल को समझेंगे। इसके अलावा भी समझेंगे क्या अभी सुझाव क्या दे सकते हैं, आपका सुझाव क्या होगा, सारे डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक यहाँ पर परिचय देते हैं, सारे एक ओवरव्यू देते हैं, फिर उसका डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले समझ लो, जब हम पृष्ठभूमि की बात करेंगे तो वहाँ अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब भी आएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम समझेंगे पटना कलम में कैसे पहुंचा। साथ में ये देखेंगे विशेषताओं में देखेंगे जलरंग पद्धति क्या होता है, फिरका क्या होता है, किस तरह के ब्रश का प्रयोग किया जाता था, कजली, स्याही और सिही क्या होता था, त्योहार और मांगलिक पर्व मनुष्य के चित्र भी होते थे, किस तरह के चित्र बनाए जाते थे वो भी समझेंगे। ये जो रंग बनाया जाता था कैसे बनाया जाता था उसके बारे में डिटेल से समझेंगे। जो प्रमुख जो संरक्षक है या चित्रकार बोल सकते हैं, तो सेवक राम, हुलास राय, यमुना प्रसाद, शिवदयाल, महादेव लाल, माधव लाल, इन सारे लोगों का नाम तो आपको याद रखना है। कुछ और भी नाम है जो हम आगे बात करेंगे। कुछ महिला चित्रकार हैं, एक है सोना बीबी, कुमारी नहीं बीबी है, सोना बीबी, दक्षो बीबी। तो देखिए मैंने जैसे लिखा है यहाँ पर पटना कलम पेंटिंग या पटना चित्रकला पेंटिंग या पुरुषों की चित्रशैली। अब ये पुरुषों की चित्रशैली बोल रहा हूँ, यहाँ पर देखने की महिला भी है, तो इसके बारे में भी समझेंगे क्यों लिखा जा रहा है। इसके ह्रास होने का कारण मैंने जैसा बोला था, विकास होने का कारण क्या था, यहाँ पर बहुत सारे व्यापारी थे, जमींदार थे, अंग्रेज अधिकारी थे, उन लोगों ने इस चीज को खरीदा और इससे क्या हुआ, पटना कलम का धीरे धीरे प्रचार प्रसार हुआ। ह्रास होने का कारण क्या हुआ, एक समय के बाद इनकी तस्वीरों में पुनरावृत्ति होने लगी। इसमें प्रेस का जो पटना गुलजार बाग में लिथो प्रेस वहाँ स्थापित हो गया। इसके कारण क्या हुआ, इन फोटो को डायरेक्ट प्रिंटिंग प्रेस से निकाला जाने लगा। कैमरा का आविष्कार हो गया, राजा रवि वर्मा के फोटो का ज़्यादा डिमांड होने लगा। कई सारी चीज़ों को इसमें इसको हरास करने का कारण बना। तो आप डिटेल से देखते हैं एक एक करके कौन कौन से क्षेत्र में थे पटना। देखिए ये मुर्शिदाबाद, दानापुर, मछरट्टा, मुगलपुरा, दीवान मोहल्ला, नित्यानंद का कुआं, आरा, इन क्षेत्रों में फैले हुए थे। तो इसीलिए इसको पटना के आसपास के जो क्षेत्र में फैला था, इसी कारण से पटना चित्रकला कहते हैं या पटना कलम चित्रकला कहते हैं। देखो अब समझते हैं एक एक करके, अब समझो इस बात को। अब हमने बोला कि हमने पहले परिचय पढ़ना है। परिचय में क्या पढ़ना है, देखो कहानी समझोगे तो एक ओवरव्यू तैयार होगा। ओवरव्यू तैयार होने से देखो इस चीज़ को मैं एक वीडियो में इसको समेटूंगा, इसलिए इसको धैर्य से सुनिए। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, लेकिन आपको सुनने से क्या होगा कि आप पूरा बैकग्राउंड तैयार रहेगा। बैकग्राउंड को समझे रहेंगे तो आराम से आप क्वेश्चन को आराम से प्रेजेंट कर पाएंगे, क्वेश्चन का आंसर। तो समझिए पहले इसकी कहानी क्या है। पटना कलम के विकास में सबसे बड़ा रोल है औरंगजेब का। अभी मैं क्यों कह रहा हूँ, तो पहले समझिए मुगल काल में, अकबर के समय में हुमायूं से शुरू हुआ था, लेकिन अकबर के समय में चित्रकला जो चित्रकार थे उनको थोड़ा संरक्षण दिया जाने लगा। जब उसके समय में संरक्षण दिया गया तो आप देखेंगे कि उसके आगे जहांगीर उनका बेटा था। जहांगीर के काल में चित्रकला क्या क्या हुआ, स्वर्ण काल माना जाता है। जहांगीर के काल में चित्रकला स्वर्ण काल में था। अब दूसरा देखेंगे
कि स्वर्ण काल के बाद आप देखेंगे शाहजहां का शासन आता है। शाहजहां के शासन में क्या होता है, स्थापत्य स्वर्ण काल होता है, स्थापत्य का स्वर्ण काल। फिर उसके आगे आएंगे तो औरंगजेब का काल है। जब औरंगजेब का काल याद आएगा तो आपको पता होगा, आप हिस्ट्री में भी ऐसे पढ़ते होंगे कि इन्होंने क्या किया था, एंटी हिंदू पॉलिसी लेकर आए थे, या यूँ कहें कि इस्लाम धर्म को आधार बनाया अपने शासन का। इस कारण क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ें जो हिंदू के अगेंस्ट में कार्य करने लगे। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया कि जो चित्रकार थे, जो इस्लाम धर्म के हिसाब से इन चीज़ों को मना ही होता था, इनको संरक्षण देना इन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब जो चित्रकार है, जिनकी रोजी रोटी का सहारा चित्रकारी ही है, जिसके आधार पे वहाँ पर उनको अपना रोजमर्रा का जीवन चलता था, जब उनके आय ही नहीं होंगे तो वहाँ वो रुक नहीं सकते थे। ऐसे में क्या हुआ, उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया गया मुगल काल में, औरंगजेब के शासन काल में। तो इनका क्या हुआ, इन सारे चित्रकारों का पलायन हुआ। पलायन कहाँ हुआ, कहीं कोई नॉर्थ इंडिया गए, कोई साउथ इंडिया गए, और कुछ चित्रकार जो थे मुर्शिदाबाद गए। मुर्शिदाबाद कहाँ, बंगाल। अब देखिए, समझिए इस बात को, मुर्शिदाबाद क्यों है। हम बोलते हैं कि 18 to 20 शताब्दी में क्या था, पटना कलम का अस्तित्व था। जब पटना कलम का अस्तित्व ये था तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे, आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आपको याद होगा कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है, उसके पहले ही ये लोग क्या हुए, बिखरना शुरू हुए। तो ये मुर्शिदाबाद जब गए तो मुर्शिदाबाद में आपको याद होगा कि 1757 के पहले वहाँ मीर जाफर है, मीरन है, ऐसे करके क्या है, लोग नवाब है वहाँ पे। अब नवाब के पास जब ये लोग चित्रकार गए तो वो लोगों ने इन लोगों को क्या हुआ, संरक्षण देने का कोशिश किया, रोजगार देने का प्रयास किया। उनके पास बहुत ज़्यादा काम तो नहीं था, लेकिन इन्होंने इनको रोजगार देने के लिए क्या किया, अपने किला का जो बाउंड्री होता है, दीवारों पर इनको पेंटिंग करने के लिए काम दे दिया। अब दीवारों पर पेंटिंग करने के लिए काम दिया तो इसका क्या फ़ायदा हुआ कि उनको ऐसा नहीं है कि मुफ्त का पैसा उन्हें मिल रहा था, आय मिल रहा था, उनसे काम करवाया जा रहा था, उसके बदले उनको दिहाड़ी दिया जा रहा था, ताकि उनका आय चल सके, परिवार चल सके। इस तरह से इन चीज़ों का हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि 1757 में 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, अंग्रेजों का आगमन होता है। दूसरी ओर देखेंगे मराठों का भी इस क्षेत्र में कई बार लूटपाट किया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, इनकी आर्थिक स्थिति और संसाधन का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ऐसे में ये चित्रकारों को संरक्षण देने में क्या हुए, विफल हुए। अब विफल होने के कारण क्या हुआ, फिर जो मुगल काल में, जो औरंगजेब के काल में चित्रकारों के साथ हुआ था, वही चीज़ यहाँ पर भी हो गया मुर्शिदाबाद में। तो यहाँ से भी कुछ चित्रकारों का पलायन हुआ, कुछ काशी गए, कुछ पटना या आसपास के क्षेत्रों में गए। तो हम बात कर रहे हैं पटना कलम की। तो पटना और आसपास के क्षेत्र में जो गए, वहाँ पर क्या हुआ कि उनकी जो चित्रकारी हुई, वो जो मुगल काल की चित्रकार थी उससे अलग होने लगी। ये क्या ऐसे अलग थी, क्या उसमें नई चीज़ें थी, उनके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। तो अब समझते हैं। पहले हमने बोला 18वीं सदी के मध्य में किसका मिश्रण था। देखो, पटना कलम जो है, अब मैं बेसिक चीज़ें एक समझो, जो चीज़ ये चित्रकार जो थे, इनका आधार क्या था, मुगल काल का। मुगल शैली से जो चित्रकारी करते थे, जहाँ भव्यता होता था, बहुत बड़े किला बनाया जाता था, मतलब राजाओं का जैसा होता ठाट बाट, वो दिखाया जाता था चित्रकारी में। बहुत ज़्यादा आभूषण दिखाया जाता था चित्रों में। अब वो जो आधार लेकर आए थे, जब वे पटना पहुंचते हैं तो जस्ट अपोजिट वहाँ पर देखा जाता है। वो समान जनजीवन के पास ये सब चीज़ें नहीं थी। तो ये क्या हुआ कि पटना कलम जो स्थानीय रूप को देखा कहाँ, पटना में। दूसरा देखेंगे मुगल काल इसका क्या था, आधार था। अब यूरोपियन कला भी आया। क्यों आया, आप देखेंगे 1757 में प्लासी का यूज होता है। उसके बाद लोग जो यहाँ पटना की तरफ आते हैं तो क्या होता है, अंग्रेज लोग भी आते हैं, तो कई अंग्रेज अधिकारी भी होते हैं। तो इन तीनों लोगों का जो कला और शैली थी चित्रकारी की, तीनों को पटना कलम में कहीं ना कहीं समाहित किया गया। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि शुरुआत में यूरोपियन कला बहुत ही ज़्यादा उसमें शामिल हो गया था इनकी चित्रकारी में, लेकिन आने वाला समय में धीरे धीरे वो शामिल हुआ। कैसे हुआ, हम इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। अब देखो, हमने बोला पटना कलम क्या है। पटना कलम जो है ये किन चीजों का है, मैंने बोला मुगल, और मैंने क्या बोला, यूरोपियन या कंपनी शैली इसको बोल दो। देखो, मुगल, कंपनी शैली, स्थानीय से आपको समझना है कि हम पटना की बात कर रहे हैं या आसपास के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। इन क्षेत्रों को मिला के पटना कलम चित्रकला शुरू हुआ। अब इन चीज़ों को जब मिला के शुरू हुआ तो आप देखेंगे कि ये जो चित्र शैली है, पटना कलम चित्र शैली तो कहा गया, लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसमें किस तरह के चित्रों को शामिल किया गया। आप देखेंगे जब, अब देखो,
हम तीन चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो तीनों चीज़ों का अलग अलग बात करें तो हमने बता दिया कि मुगल कला में क्या होता था। मुगल शैली में भव्यता, राज दरबार, ये सब चीज़ों को चित्रकारी किया जाता था। आप देखेंगे कंपनी शैली, अब कंपनी शैली इसलिए कहा गया या यूरोपियन शैली इसलिए कहा गया, इंडो यूरोपियन शैली, या ये कहें कि क्या कहते हैं इंडो ब्रिटिश शैली इसलिए बोला गया कि इसमें कुछ अधिकारी भी पेंटिंग कर रहे थे, और कुछ अधिकारी अगर पेंटिंग नहीं भी कर रहे थे तो इसमें देखेंगे अंग्रेज अधिकारी का जैसा वेशभूषा होता था उस तरह के कुछ चित्रों को बनाया गया, इसलिए इसको ब्रिटिश शैली भी बोला गया। साथ में आप देखें, या इसको कंपनी शैली बोलते हैं। स्थानीय शैली इसलिए बोला जाता था पटना कलम को क्योंकि यहाँ स्थानीय विषय को शामिल किया गया। अब इन चीज़ों से आगे बढ़ते हैं। कुछ चित्र है, आप देखिए। अब देखो ये सामान आपको कहाँ से दिख रहा है, इसमें कोई आभूषण दिख रहा है? ये सामान्य जनजीवन है, गरीब आदमी है और उसकी एक पत्नी है, ये दोनों आते हैं अपना घड़ा भर के कुछ भी ले जाते हैं, अपना सामान बेचते हैं या कुछ काम कर रहे हैं। एक समान जीवन जनजीवन को प्रदर्शित करता है। आप अगर कभी बिहार गए हैं या बिहार के हैं तो आपको गोलघर पता होगा, गोलघर के पास में गंगा नदी है। ये चित्रकारी उसी तरह से किया गया है, तो आप देख सकते हैं। ये देखेंगे कुछ पद्धति ऐसे भी थे जो वहाँ का जो समाज होता था, वहाँ पर किस तरह के लोगों का आना जाना होता था, किस तरह से जमींदार होते थे, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर दिखाया गया है। आप देखोगे कि समान जनजीवन को, एक मुस्लिम निकाह को दिखाया गया है। ये जो तस्वीर दिख रहा है, ये मुस्लिम निकाह कैसे होते थे उसके बारे में बताया गया। ये समान जीवन को दिखाया देगा। एक आदमी है किसान, एक किसानी है, अगर गाय बैल ले जा रहा है तो किसान ही है। इस तरह की चीज़ों को, इस तरह की चित्रकारी होती थी। तो बेसिक चीज़ें यही है। जब देखो, अब मैं बात कर रहा हूँ इसका पृष्ठभूमि। अब हमने पहले ही बताया था कि हुमायूं के समय में कैसे क्या हुआ था, फिर अकबर ने उसको कुछ चित्रकारी को संरक्षण दिया, फिर जहांगीर काल में चित्रकारी का स्वर्ण काल आया, शाहजहां के काल में क्या हुआ कि स्थापत्य का स्वर्ण काल आया, औरंगजेब के काल में उसने क्या किया, एंटी हिंदू पॉलिसी अपनाया या इस्लाम धर्म को शासन का पद्धति बनाया। इससे क्या हुआ कि चित्रकला के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया गया। उपेक्षापूर्ण रवैया के कारण क्या हुआ, चित्रकारों का आय का स्रोत खत्म हुआ। स्रोत खत्म होने के कारण इनका पलायन हुआ भारत के विभिन्न क्षेत्रों में। उसमें से मुर्शिदाबाद के बाद इन लोग कहाँ करते हैं, पटना में पलायन करते हैं। पटना जब आते हैं तो इस सारी चीज़ें होती है और यही चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है। अब देखिएगा, पटना कलम का जब ये बताएंगे कि पटना, मुर्शिदाबाद से पटना जाते हैं और यहाँ पर डेवलप होता है, तो आप कुछ नहीं, एक मैप बना लीजिएगा बिहार का। आप बिहार का मैप बना ली, मान लो पटना नदी ऐसे जाती है, तो पटना को आप देखो ना, पटना के पास का क्षेत्र को आप ऐसा कर लो, यहाँ से पटना लिख लो, पटना को ऐसे कर लो। अब पटना में आप दिखा दो कि यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर मच्छरकट्टा है, पटना सिटी है। इन सारी चीज़ों को आप दीवान मोहल्ला, मच्छरकट्टा, लोधी कटरा मोहल्ला, नित्यानंद का कुआं, इन सब चीज़ों को खाली आप नेम कर दो। इससे क्या होगा कि आप जब प्रेजेंट करोगे तो इससे आपका आंसर और ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अब देखो मैं जो बताना चाह रहा हूँ, इन सारी चीज़ों को हमने बात कर लिया है। अब देखो, जो बात करना मुझे उसकी विशेषताओं, बेसिक चीज़ आपको बता दिया हूँ। अब मेन जो है क्वेश्चन जो आएंगे डायरेक्ट यही आएंगे। बेसिक आपको बताया गया ताकि एक आधार बन जाए। क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। अब 8 नंबर क्वेश्चन आएगा तो इतना उनके पास स्कोप नहीं कि पूरा पृष्ठभूमि बताइए, आप इतना लंबा नहीं हो पाएगा। अब विशेषताओं को बताने की इसकी विशेषता क्या थी, पटना कलम आखिर क्यों फेमस हुआ, इस तरह की चीज़ों को क्यों फेमस हुआ, आप इस चीज़ को समझिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पटना कलम का जो चित्र होते थे, यहाँ चित्रा नहीं, जहां जहां चित्रा लिखा है चित्र है। ठीक है, ये तो लघु चित्र होते थे। ये पहले क्या होता था कि एक कागज पर बनाया जाता था, लेकिन शुरुआत में क्योंकि 100 साल के काल में पटना कलम का विकास हुआ था, इस क्रम में आप देखेंगे शुरुआत में कागज पर बनाया जाता था, लेकिन समय बढ़ते गया, लोग आय स्रोत बढ़ते गए। इसमें क्या हुआ कि इन चित्रों का स्थायित्व प्रदान करने के लिए क्या किया गया, कुछ चित्रों को बनाया गया क्या शीशा पे, कुछ हाथी के दांत पे, कुछ चमड़ा पे, अबरक पे, इन सारी चीज़ों पे बना के इसका क्या किया गया, स्थायित्व प्रदान किया गया। आज हम बोलते हैं कि खुदा बख्श लाइब्रेरी विक्टोरिया पैलेस में पटना कलम के चित्र है। आखिर क्यों है, उनका लाइफ क्यों बचा हुआ है, यही सब चीज़ों पर बनाया गया, इसलिए उसका याद है। कुछ कागज पर भी बचे हुए हैं, उनको संग्रहालय में रखा गया है। तो देखो, ये जो हाथी के दांत पर, एक यहीं पर याद कर लो, ये जो हाथी का दांत का जो चित्र बनता था हाथी के दांत पर, उसमें जो प्रमुख चित्रकार थे लालचंद और गोपालचंद थे। ये दोनों को आप याद रखना, इसको मेंशन करोगे तो अच्छा होगा, आंसर अच्छा बनेगा। एक जल रंग पद्धति होता है, इसमें क्या हुआ कि इसकी विशेषताओं में सब शामिल है कि किन चीज़ों पर बनाया जाता था,
इसकी विशेषता जल रंग पद्धति क्या होता था, इसमें क्या होता था, पानी में एक ऐसा मिलाया जाता था रंग जो पानी में मिल जाता था और डायरेक्ट उसी से पेंटिंग किया जाता था। एक यूरोपियन पद्धति है, इसी को अपनाया गया था वाटर कलर के ना, इसको वाटर कलर इंग्लिश में बोलते हैं, ब्रिटिश जल रंग पद्धति इसको बोलते हैं। अब देखो पटना शैली के चित्रों को जो निर्माण किया गया था, इसमें क्या हुआ, बिहार के अब कहीं भी हमने बोला क्या, स्थानीय चीज़ों को शामिल किया गया। स्थानीय चीज़ में क्या होगा, उसका समाज कैसा है, उसका संस्कृति कैसा है, उसका राजनीतिक वातावरण कैसा है, तो इन्हीं आधारों पे चित्रों को बनाया जाने लगा। तो यहीं पर यही चीज़ लिखा जा रहा है, यहाँ सामाजिक, राजनीतिक और जीवन की झलक को मिलता है। साथ ही ये देखेंगे कि इसमें क्या हुआ कि पहली बार ऐसा चित्रकारी हुआ जिसमें समाज के वंचित वर्ग को भी शामिल किया गया। आप एक बता दो कि एक लोहार अगर लोहा पीटते हुए दिखाया जा रहा है तो चित्रकारी को सामान्य व्यक्ति, कोई राजा जल्दी खरीदता नहीं था, या राजा के दरबार में अगर इस तरह का चित्रकारी बनाया जाएगा तो राजा कभी खुश नहीं होंगे। राजा अपने हिसाब से चीज़ों को चाहते हैं कि वैसा चित्र बने, लेकिन जब स्थानीय चीज़ों को शामिल किया जाता है तो इससे क्या होता है कि पहली बार इसके बारे में कहा जा सकता है कि ऐसे चित्रकार लोग आए जो वंचित वर्ग है, जिसको कभी चित्रकारी में जगह नहीं दिया जाता था, उसे भी यहाँ शामिल किया गया। तो इसलिए इस कारण भी यह एक इसकी विशेषता है। अब आगे देखेंगे तो हम इन चीज़ों को अगर हम डिटेल से समझें तो ये कह सकते हैं, इन चीज़ों को हम कह सकते हैं। देखिए पटना कलम के हमने क्या बोला कि सबसे पहले स्थानीय चीज़ों को शामिल किया गया, ब्रिटिश जल रंग पद्धति अपनाया गया, इसको स्थायित्व प्रदान करने के लिए अभ्रक और इन हाथी के दांत को प्रयोग किया गया। अब देखो ये जो चित्र बनते थे क्या बनते थे, हमने शुरू में परिचय में आपको बताया था कि फिरका क्या होता था। देखो मैं यहाँ भी फिरका लिखा हूँ, आखिर है क्या। देखिए फिरका क्या है, जो पटना कलम के तहत जो विषय वस्तु पर बनाया गया, जिन विषय वस्तु पर चीजों को बनाया गया उसको फिरका कहते हैं। और फिरका विषय वस्तु क्या था, दैनिक जीवन और उद्योग धंधों पर आधारित। हम दैनिक जीवन क्या है, हम हो सकता है कोई कपड़ा धो रहा होगा, एक धोबी होगा जो कपड़ा धो रहा होगा, एक लोहार होगा जो लोहा को पीट रहा होगा। इस तरह के चित्र को बनाया जाने लगा। आप देखो कोई कपड़ा धोता धोबी, कोई कसाई है, कोई नौकरानी है, डाकिया है। क्या है, डाकिया भी उद्योग का एक चीज है, सेवा का है। तो इन सारी चीजों को, मछली बेचती औरत को दिखाया गया, खेत जोतता किसान को दिखाया गया। ये सब क्या हुआ, दैनिक जीवन का कार्य है, उनको शामिल किया गया। दूसरा आप देखेंगे अभी लोहार को भी शामिल किया गया। अब आगे देखेंगे मांगलिक पर्व और त्योहारों को भी दिखाया गया। मांगलिक पर्व हो सकता है शादी हो रहा होगा घर में, तो उनका अब डोली उठाता हुआ एक महिला है जो डोली में बैठी है, उसका चित्र बन गया। कहार है जो डोली उठा के जा रहा है, उसका चित्र बन गया। इन सारी चीजों को शामिल किया गया। पालकी में बैठी दुल्हन, डोली उठाता कहार, दीपावली ये त्यौहार है हमारा, दाह संस्कार ये भी एक क्रिया है, नृत्य संगीत, इन सारी चीजों को शामिल किया गया। वस्तु चित्रण किया गया, विभिन्न वस्तु है। हो सकता है घड़ा का, जैसे हमने पीछे फोटो दिखाया था कि वो महिला, पति और पत्नी जो भी थे, पुरुष और महिला, वो क्या थे, एक मटके को उठाए हुए थे। तो उस तरह की चीजों को बनाया जाने लगा, विभिन्न तरह के चित्र बनाया जाने लगा। साथ में देखें पशु पक्षी के चित्र बनाए जाने लगे। इसमें तो एक बात ये भी है कि एक ऐसे इसके बारे में कहा जाता है कि जो पक्षी का चित्र बनाया गया है कि ये चित्रकार एक्चुअली पटना कलम के चित्रकार हैं, इनको तो पक्षी वैज्ञानिक होना चाहिए। ऐसा इन्होंने चित्रकारी करते थे। उनके देख के अगर दूर से देखा जाए तो कहेंगे कि वास्तव में पक्षी बैठा हुआ है या उड़ रहा है। इस तरह की चित्रकारी ये करते थे। तो इस तरह की वस्तुओं को जो विषय वस्तु को निम्न भागों में जो बांटा है ना, उसी को हम फिरका कहते हैं। समझ लो इस बात को। आप देखो इसकी विषय, एक तो हमने विषय वस्तु बांट दिया। अब विषय वस्तु बांटा तो पहले समझो कि इसका निर्माण कैसे होता है। अब चित्रकारी जो होता है किस तरह से करते हैं। इस चित्रकारी करने के लिए आपको ब्रश की जरूरत पड़ेगी। आप बहुत सारे चित्रकारी देखेंगे पहले पेंसिल से बनाएगा या उसका स्केचिंग करेगा, उसके बाद उसमें रंग भरेंगे। लेकिन इसमें क्या होता था, इसमें सबसे पहले ब्रश किस तरह का प्रयोग करते थे। जो ब्रश का प्रयोग किया जाता था, इसमें जो ब्रश का प्रयोग होता था वो इस प्रकार के होते थे, जैसे 2 बालों वाला ब्रश प्रयोग करना है तो ये क्या करेंगे, गिलहरी जो है, गिलहरी के पूंछ के बाल को ले लेंगे। मतलब पतला उसको महीन अगर उसको पेंटिंग करना है तो गिलहरी के पूंछ के बाल को ले लेंगे। मोटा करना है तो बकरी के या भैंस के या सूअर के बाल, गर्दन के बाल को ले लेंगे। इस तरह से वो पेंटिंग करेंगे। तो आपको समझ में आया ब्रश किस तरह का प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे कि ये चित्र शैली क्या होता था। आपने ब्रश ले लिया, दोनों तरह का ब्रश आपने तैयार कर लिया, जितने भी तरह के ब्रश बनते हैं आपने तैयार कर लिए। अब क्या हुआ कि आप पेंटिंग करने गए तो आप पहले पेंसिल से नहीं बना रहे हो, आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पर डायरेक्ट आप पेंटिंग कर रहे हो ब्रश से। आप ब्रश से डायरेक्ट पेंटिंग कर रहे हो। अब पेंटिंग करने के बाद वहीं पर आप रंग भरते हो। तो इस व्यवस्था को बिना पेंसिल यूज किए हुए, बिना स्केचिंग किए हुए जब फोटो या चित्र को बनाया जाता है उसको कजली स्याही बोलते हैं।
समझ गए। तो इसको कजली स्याही है, कहीं जगह कजली सिही भी दिखेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है। तो रंग भरने की जो पद्धति है वही कजली स्याही है, और रंग भरने की जो पद्धति है डायरेक्ट बिना स्केच के, बिना पेंसिल के, जब हम डायरेक्ट चित्रकारी करते हैं ब्रश से, तो हमारा कजली स्याही कहलाता है। आप देखेंगे जो मनुष्य के जो चित्रों का निर्माण होता था, तो मनुष्य का चित्र क्या होता था, उसमें कुछ कुछ विशेषताएं होती थी। देखेंगे ऊंची नाक होगा, दम निकला हुआ, भौं जो होगी दम भरी पड़ी रहेगी, पतले चेहरे होंगे, ऐसा नहीं कि पूरा फूला हुआ चेहरा होगा, पतला चेहरा होगा जाके उसमें स्मार्टनेस दिखे, उसकी मूंछ घनी होगी। इन सारी चीज़ों को आपको लिखना, ये विशेषताएं हैं, और विशेषताएं पर ही क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ों के। अब आप बात करोगे, मैंने बोल दिया कि आपने कजली स्याही के माध्यम से रंग भरने, डायरेक्ट ब्रश का प्रयोग करने के तो बना लिया। अभी बताओ कि रंग लाते कहाँ थे, रंग बनाते कैसे थे। तो रंग बनाने का व्यवस्था था, ये सबसे पहले स्वयं क्या करते थे, स्थानीय पौधे, फूल पौधे जो होते थे उनसे रंग बनाते थे। कुछ धातुओं से बनाते थे, कुछ फूल से बनाते थे, मतलब कहने फूल, पौधा, धातु, कुछ मिनरल्स ऐसे होते थे, उनका प्रयोग करके बनाते थे। लेकिन इसमें क्या था, नेचुरल चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता था, ठीक है। अब आप देखिए इसमें, और इन सब चीज़ों को बनाने के लिए कौन सा समय लिया जाता था, बसंत ऋतु में तैयार करते थे। अब बसंत ऋतु आपको पता है कि इस समय क्या होता था, हरा भरा समय होता था, तो इस समय रंगों बनाने का जितनी भी व्यवस्थाएं होती थी इसी समय तैयार किया जाता था। अब देखेंगे इसका प्रयोग कैसे करते थे। देखो ये जो चित्रकारी करते थे उसमें अधिकतर जो दिखेंगे आपको, गहरे भूरे रंग दिखेंगे, गहरे लाल रंग दिखेंगे, हल्के पीले दिखेंगे, गहरे नीले दिखेंगे। इनके चित्रकारी में देखिएगा जब भी, तो इन सारी चीजें दिखेंगे कि डीप रंग देखेंगे तो आपको भूरा, लाल, इस तरह का चीजें मिलेंगे आपको। अब इसके और भी और बात है कि आपने चित्रकारी किया, आप चित्रकारी किया, कहीं कहीं आपको शैडो देना होता है, छायांकन करना होता है। तो छायांकन के लिए भी क्या करते हैं, हम कई चीजों का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले समझो कि हमने छायांकन के लिए क्या किया, सबसे पहले कई तरीके अपनाए। उस तरीकों में क्या था, शेड के लिए लाल रंग लाह से बनाते थे। अब देखो यहाँ फूल से भी बनाता था, लाह से भी बनाते थे, लाह भी एक नेचुरल चीज है। सफेद रंग विशेष प्रकार की मिट्टी से बनाते थे, काला रंग जो है कालिक से बनाया जाता था, या कुछ होता था कि जो हाथी के दांत जलाए जाते थे उससे भी बनाए जाते थे। तो और नीला रंग नील से, लाजवत रंग लेपिस लेजुली से। इन सारी चीजों में अगर आपको कुछ भी, आप कोशिश करेगा 4-5 बार लिखेंगे आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। इसको अगर ऐसे नहीं बना पा रहे हैं, अगर आप पैराग्राफ में नहीं लिख पाते, तो इसको एक टेबल टाइप में बना लीजिए कि इससे इस रंग को बनाया जाता था, लाख से लाल रंग बनाया जाता था। इस तरह से टेबल में बना के दिखा देंगे तो भी आसान होगा समझने के लिए। अब आगे देखिए, अब पुरुषों की शैली इसलिए बोला जाता था, पुरुषों की शैली इसलिए बोला जाता था कि ये पुरुषों द्वारा ज्यादा बनाया जाता था। इसमें कुछ महिलाएं बाद में शामिल हुई थी, लेकिन कुछ महिलाओं की वजह से, लेकिन ज्यादातर इसके क्या थे, चित्रकार पुरुष थे, इसलिए इसको पुरुषों की शैली कहा जाता था। अब देखो कुछ चित्रकारी, हमने बोला था कि संरक्षक और प्रमुख पेंटिंग। अब देखो संरक्षक में क्या है, ये सेवक राम का नाम ध्यान रखिए, ये सबसे पहले आपको भूलना नहीं है। सेवक राम ही पहले ऐसे चित्रकार है जो पटना कलम की शुरुआत किए थे। इन्होंने पहला ही पटना कलम को शुरुआत करने में इनकी सबसे बड़ी भूमिका है। फिर हुलास राय, हुलास राय को इसलिए याद रखिए कि जितने त्योहार और पर्व होते थे उन सारे उस तरह के चित्रों का निर्माण में हुलास राय का नाम जाना जाता था। अब देखेंगे कुछ नाम याद रख लीजिए, राधा मोहन प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद। अब ईश्वरी प्रसाद क्या थे कि सबसे अंतिम चित्रकार थे पटना कलम के, जिनके निधन के बाद पटना कलम का अस्तित्व छिन्न भिन्न हुआ, मतलब समाप्ति की ओर चला गया। कुछ प्रमुख जो चित्रकारी थी वो देखेंगे, जमुना प्रसाद जो थे, बेगम की शराबखोरी नाम की एक चित्र बनाया था। शिवदयाल शर्मा मुस्लिम निकाह का, महादेवलाल रागनी गंधारी का, रागनी गंधारी, और माधवलाल रागनी तोड़ी का। आप समझिए पहले, ये जो देख रही है ना महिलाएं, मुस्लिम है। अब मुस्लिम जो बेगम की शराबखोरी है, तो ये महिलाएं जो बैठी है तो शराब तंबाकू वगैरह लेके बैठी, हुक्का वगैरह लेके। तो इस तरह की जो चीजें बनाई है उन्होंने शिवदयाल जी ने बनाया था, यमुना प्रसाद ने बनाया था। ये क्या है, बेगम की शराबखोरी। अब दूसरा देखेंगे, हमने बात किया शिवदयाल की, मुस्लिम निकाह, ये निकाह का एक व्यवस्था है। अब पीछे मैंने चित्र दिखाया था कि किस तरह से निकाह होता है, उसके बारे में हमने डिटेल में पीछे बताया था। तो मुस्लिम निकाह का चित्र बना था। अब महादेवलाल और माधवलाल का देखिए, रागनी तोड़ी और रागनी गंधारी। तो रागनी गंधारी में क्या होता है कि जो महिला वीरा में होती है, जो नायिका वीरा में होती है, तो उसका सजीव चित्रण किया गया रागनी गंधारी में। और तोड़ी मतलब क्या हुआ, वीरा वेदना में क्या होता है, वीणा वादन करने लगती है। तो वो दोनों का ऐसा सजीव चित्रण किया गया रागनी तोड़ी और रागनी गंधारी में। तो आप समझ लेना, ये नाम याद रख लेना, ये बहुत फेमस है और इसको तो मैं ऐसे ही दिखा देना है।
कि ये कौन सा चित्र किसने बनाया था, इस तरह के चित्र को। अब हमने बताया था कि ईश्वरी प्रसाद क्या थे, अंतिम संरक्षक थे। और ये क्या हुआ कि एक समय के बाद जब इनको संरक्षण मिलना बंद हो गया, अंग्रेजों द्वारा या जमींदार द्वारा कुछ संरक्षण नहीं मिला, तो ये बंगाल की तरफ प्रस्थान किए और वहीं उनकी मृत्यु हो गई 1949 में। और उसके बाद पटना कलम कहीं ना कहीं इनका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हुआ। ये आज़ादी के बाद भी चला, लेकिन एक समय के बाद ये समाप्ति की ओर चला गया क्योंकि इसके चित्रकार नहीं बचे। लेकिन राधा मोहन प्रसाद थे पटना में, जो पटना आर्ट्स कॉलेज की स्थापना किया। उन्होंने पटना कलम के जो चित्रकारी थे उनको उन्हें संरक्षण दिया, उनको बचा के रखा, कई सारे म्यूजियम में रखवाया। इस तरह की चीज़ें राधा मोहन प्रसाद ने किया था और पटना आर्ट कॉलेज की स्थापना कराकर। तो इन चित्रों को आप देख लिए होंगे। अब देखिए, अब मैंने जो बताया सेवाग्राम जो है, सेवाग्राम प्रथम कलाकार है, ईश्वरी प्रसाद अंतिम हमने बात किया। अब देखिए पटना कलम के प्रमुख चित्रकारी एक पक्षी के बारे में जो हमने बात किया था कि एक पक्षी ऐसा ले लो, ऐसा इन्होंने बनाया कि मानो कोई ओरिजिनल है। एक पक्षी के इस तरह का चित्रण किया कि ये चित्रकार नहीं, पक्षी वैज्ञानिक है। तो समझिए कि किस स्तर का बनाया होगा, जो ये हम लोग उसका ये पदवी दे रहे हैं, उपाधि दे रहे हैं हम लोग। तो इस तरह की चीजें हुई थी। ये चित्रकार क्या था, यहाँ देखो लाइन, ये केवल चित्रकार नहीं पक्षी वैज्ञानिक हो। कहने का मतलब ऐसा लगता है कि चित्रकार नहीं पक्षी वैज्ञानिक है, तो ये समझना है। अब विकास क्या हुआ, अब देखो ये चित्र को देखो, ये पक्षी है। अब पक्षी को देखोगे, अगर दूर से देखोगे, अगर मैं इसको फ्रेम में नहीं रखता, अगर नॉर्मल एक सेम कलर में रखता, तो आपको समझ में नहीं आता ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है या चित्रकारी है। ऐसा चित्र बनाया था इन्होंने। एक एक देख लो फर को, एक एक पंख को बहुत ही बारीकी से उकेरा गया है। अब देखो, अब हमने क्या बोला कि अब सारे चीज़ों को हमने बात कर लिया। अभी इसका डिमांड कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ। हम चित्रकारी बनाना जान गए, रंग भरना जान गए, मेरे पास अच्छा टेक्निक है, लेकिन जब तक हमारे चित्र बिकेंगे नहीं तो हमारी आय का स्रोत नहीं बढ़ेगा। आय का स्रोत नहीं बढ़ेगा तो चित्रकारी अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन चित्रकारी बढ़ा कैसे, इसमें देखेंगे इसके विकसित होने का एक बड़ा कारण क्या था कि आप समझ रहे होंगे कि उसमें जमींदारी व्यवस्था था, बागान मालिक बहुत थे। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद अंग्रेजों का क्या हुआ, फैलाव हुआ। बक्सर का युद्ध के बाद क्या हुआ, अंग्रेज बहुत मजबूत हो गए। अब मजबूत हुए तो विभिन्न क्षेत्रों में इनकी शासन प्रणाली चलने लगी। और बिहार, बंगाल और उड़ीसा का क्षेत्र तो इनके पास था ही। तो इस तरह से इन क्षेत्रों में क्या हुआ, अंग्रेजों के भी लोग आ गए, कुछ धनाढ़ व्यापारी थे। इन सारे लोगों ने क्या किया, इन चित्रों को खरीदना शुरू किया। अब जिनके पास पैसे हैं वो अपने घर का सुशोभित बढ़ाने, शोभा बढ़ाने के लिए इस तरह के चित्रों को खरीद के लेके जा रहे थे। क्योंकि स्थानीय चीज़ों को भी शामिल किया जा रहा था तो लोगों को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, आकर्षक लगा और लेके गए, क्योंकि वे पहले ऐसी चीज़ों को नहीं शामिल किया गया था चित्रकारी में। तो इनसे आय तो इनका बढ़ा, चित्रकारों का आय बढ़ते गया और लोग खरीदते भी गए। फिर बाद में क्या हुआ, इन्होंने क्या किया कि जो स्थानीय जो चित्रकारी थे उसके अलावा भी ऐसे चित्रकारी करने लगे ताकि लोग इसको और ज़्यादा खरीद सके। अंग्रेजों को भी अपना ग्राहक बनाना चाहते थे, तो अंग्रेज अधिकारियों से संबंधित भी कुछ चित्र बनाने लगे। और अंग्रेज अधिकारी क्या करते थे, भारतीयों के साथ वो रहना पसंद तो नहीं करते थे, लेकिन भारतीय चित्रकार द्वारा जो बनाए गए चित्र थे इनको खरीद के अपने सगे संबंधियों को गिफ्ट करना चाहते थे या अपने देश में भेजना चाहते थे। तो इस तरह से उनकी क्या हुई, आय बढ़ी चित्रकारों की, और इस तरह से इसका विकास हुआ। तो इसी तरह से आय के स्रोत जब बढ़ते हैं तो चित्रकारी का विकास हुआ। तो इस तरह से पटना कलम अपने अस्तित्व को बनाए रखा था। लेकिन एक समय के बाद क्या हुआ, मैं बोल रहा हूँ पटना कलम आज हम उसके अस्तित्व के लिए लड़ाई कर रहे हैं। सरकार भी कोशिश कर रही है कि इसको विभिन्न जगह पर इसका प्रचार प्रसार करें और पटना कलम को फिर से अपने विरासत को फिर से एक यादगार बनाए। कैसे होगा, तो हमने इसके तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि विकास हुआ तो ह्रास कैसे हुआ, ये खत्म कैसे हुआ, तो इसको भी समझिए। देखो ह्रास के कारण क्या था, आपको बता दिया था पहले ही कि सेवकराम थे पहले चित्रकार, उसके बाद ईश्वरी प्रसाद अंतिम। जब ईश्वरी प्रसाद अंतिम थे तो ये पटना में रहते हुए फिर लास्ट में बंगाल में चले जाते हैं। बंगाल में जाते वहीं उनका निधन हो जाता है। निधन होने के बाद क्या होता है कि अब इनके कोई चित्रकारी के क्या है बनाने, चित्रकारी करने वाले कोई रहे नहीं। लेकिन राधा मोहन प्रसाद जो हमने बात किया था, पटना आर्ट कॉलेज की स्थापना किया, उन्होंने इन चित्रकारियों को बड़ा अच्छा से रखा उस कॉलेज में और इसका विकास करने का प्रयास किया, आर्ट को और बढ़ावा देने का प्रयास किया। लेकिन इससे सिर्फ होना नहीं था, इससे सिर्फ पटना कलम की जो चित्रकारी थी वह रूप नहीं धारण कर सका जो वास्तविक चित्रकार थे, वैसा नहीं। तो इन चित्रकारों का क्या हुआ, धीरे 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 डिमांड घटा और इस तरह से एक तरह से पटना कलम का ह्रास होना शुरू हुआ। दूसरा आप देखेंगे क्या कि
ब्रिटिश समय में ना डी चार्ले नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया, पटना के गुलजार बाग में लिथो प्रेस का स्थापना किया। अब लिथो प्रेस की स्थापना किया, इसका क्या हुआ कि जो चित्रकार पहले इस तरह के चित्र बना रहे थे, जो चित्र बना रहे थे, अब क्या वो डायरेक्ट हम प्रिंटिंग प्रेस से निकाल रहे हैं। जो मुझे पहले 50 रुपये मिल रहे थे वो अब मुझे 10 रुपये मिल रहे हैं। तो अब लोग पैसा बर्बाद करने का किसी को शौक होता नहीं है, तो वो सस्ती चीज़ों खरीदने लगे। तो ऐसे क्या हुआ, इन चित्रकारों के क्या हुई, मांग घटने लगे। अब मांग घटेगी, जिस रोजगार में आपकी आय नहीं होगी तो उस रोजगार को आप करना नहीं चाहेंगे। इसी तरह से चित्रकार धीरे धीरे इन क्षेत्र से हटते गए, दूर होते गए, और जो पटना क्लब में धीरे धीरे इनके मांग घटते गया। दूसरा आप देखेंगे कि इसमें कैमरा का आविष्कार हो गया। हमने बोला कि एक हमने शादी का फोटो बनाया, चित्र बनाया, अब उसी चित्र को हमने कैमरा से फोटो लिया और सस्ते में निकाल के हमने आपको दे दिया। आप खुशी खुशी लेंगे, सस्ता भी मिलेगा आपको, इस कारण भी हुआ। तीसरा ये देखिएगा, राजा रवि वर्मा का उसमें चित्र बड़ा फेमस हुआ था, तो इस तस्वीर को भी खरीदने के लिए बहुत ही डिमांड हुआ, और इन चित्रकारी के कारण भी। इन सारी चीज़ों को आप जब देखेंगे तो क्या हुआ कि पटना कलम की मांग घटी। एक कारण और था कि जो चित्र था ये, इसमें चित्रों में विविधता नहीं रह गया था। वो जो विविधता था वो सारे चित्र तो लोग शामिल कर लिए। माना कि मुझे लोहा पिरता लोहार का चित्र पसंद है, तो मैं अपने घर में लेके आ गया हूँ, जब तक उसमें दूसरा फोटो आप नए तरीके से नहीं बनाएंगे मैं वो क्यों खरीदूंगा। तो पुनरारचनात्मकता नहीं था, क्रिएटिविटी नहीं थी चित्रों में दोबारा, तो इस कारण से उसकी डिमांड भी घटी, इस कारण से इसका ह्रास हुआ। ठीक है, आगे देखिए, ये जो समझना है, अब देखिए, अब इसमें सरकारी प्रयास और अपना सुझाव क्या दीजिएगा। सरकारी प्रयास में देखिए 2010 में क्या हुआ, बिहार सरकार को भी समझ में आया कि पटना कलम तो हमारा विरासत है, पाल कला तो हमारा विरासत है, मौर्य कला तो हमारा विरासत है, मधुबनी पेंटिंग हमारा विरासत है। तो इस तरह की जब पेंटिंग को हम बढ़ावा देना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके लिए कुछ कार्य करते हैं सरकारी स्तर पे। तो आप क्या, बिहार सरकार ने क्या किया कि अपनी संस्कृति और धरोहर को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने क्या किया, एक वार्षिक कैलेंडर निकाला, वार्षिक कैलेंडर निकाला 2010 में, और उसमें क्या किया, पटना कलम से रिलेटेड जो भी चित्र थे उन कैलेंडर पे छाप के लोगों को दिया। इससे क्या हुआ कि पटना कलम के बारे में लोगों को थोड़ी जानकारी हुई। आप देखेंगे इन चित्रों को भी विभिन्न जो म्यूजियम है, लाइब्रेरी है, वहाँ पर रखा गया ताकि लोगों की नज़र में रहे और इसको सुरक्षित रखा गया। तीसरा एक देखेंगे कि 2017 में राज्यसभा टीवी पर, जो अब संसद टीवी हो गया है, उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बना था पटना कलम को लेकर। तो इससे भी कोशिश किया गया कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो और लोग इसके बारे में जाने। तीसरा आप देखेंगे, एक अब्दुल हैदी नाम के एक व्यक्ति हैं डॉक्टर, पटना कलम नाम की एक पुस्तक उन्होंने लिखा, और उस पुस्तक में पटना कलम का शुरुआत से लेकर अंत तक कैसे इसका विकास हुआ, कैसे ह्रास हुआ, सारा डिटेल से उन्होंने बात किया, और पटना कलम की क्या विशेषताएं इस पुस्तक में दी गई। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप सुझाव क्या दे सकते हैं। अब देखो बिहार सरकार, अब क्या बिहार सरकार क्या करे, बिहार सरकार जिस तरह से अन्य चित्रकारी, अब देखेंगे पर्यटन विभाग तो है बिहार सरकार के पास, तो पर्यटन के माध्यम से भी इस चित्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करे। साथ ही जैसे मधुबनी पेंटिंग के बारे में आपने सुना होगा, जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे तो वहाँ की उनकी पत्नी को मधुबनी पेंटिंग से बना हुआ चीज़ों को उनको गिफ्ट किया गया था। आप देखेंगे जापान में प्रदर्शनी लगता है, कई तरह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में मधुबनी पेंटिंग को भेजा जाता है। इसी तरह कुछ प्रयास पटना कलम के लिए भी किया जाना चाहिए। तो उसमें क्या करना होगा, बिहार सरकार को पर्यटन विभाग से सहयोग लेकर इस तरह के चित्रकारी को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही केंद्र सरकार का सहयोग लेना चाहिए और उनको विभिन्न मंचों पर पटना कलम को विकास के लिए सहयोग लेना चाहिए। आप ट्रेन है, बस है, इस सारी चीज़ों पर होर्डिंग लगाइए, विभिन्न राज्यों में इसका प्रचार करिए, न सिर्फ भारत में, इसके बाहर, भारत के बाहर भी आप इसका विकास प्रचार प्रसार करें। इससे क्या होगा कि अपनी विरासत को हम और ज़्यादा मजबूती से स्थायित्व कर पाएंगे। साथ ही क्या होगा, अब इससे क्या होगा, भारत सरकार चित्रकारों के सहयोग से पटना कलम के चित्रों का, हमने क्या बोला, इन सारी चीज़ें तो बेसिक चीज़ें आपने कर लिया, लेकिन चित्र बनाने वाले कौन है, चित्रकार। अब चित्रकार जो पटना कलम का चित्र नहीं बनाते हैं और भी चित्र बनाते हैं, तो हम उन चित्रकारों से बात करेंगे, बिहार सरकार बात करे, केंद्र सरकार बात करे, सहयोग से केंद्र सरकार, बिहार सरकार और चित्रकार, इन सबों को एक साथ बैठाकर और चित्रकारी से बात किया जाए, चित्रकारों से, और कहा जाए कि अपने चित्रों में पटना कलम के चित्रों का भी थोड़ा योगदान दीजिए, उसमें शामिल करिए, और वहाँ पर आप बताइए कि इन चित्रों को हमने पटना कलम से लिया है। इससे क्या होगा, पटना कलम का प्रचार प्रसार होगा और इससे इसका नाम बढ़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को आपको समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है कि अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा। जो चीज़ें बताया, देखिए आज हमने लिखा कम है, बताया ज़्यादा है,
और इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे इसको भेज दूंगा, आप इसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा। इसमें से आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन 7 नंबर का आता है तो विशेषताओं पर मेन क्वेश्चन आएगा और इसके कौन मुख्य चित्रकार है इसके बारे में आपको जानना है। बेसिक चीज़ें पृष्ठभूमि भी हमने डिटेल से बात कर लिया था। और जो भी है विशेषताओं का पूछेगा, हो सकता है ह्रास के बारे में पूछ दे, विकास और ह्रास इसका कैसे हुआ, तो आपको लिखना है। इसको दोनों तरह से आप आंसर करिएगा। आप इसको पहले 36 मार्क्स के 36 मार्क्स के नाम पर तैयार करिएगा क्वेश्चन, फिर उसमें से मेन जो पॉइंट है विशेषताओं को तो पूरा आपको याद करना है और उसको कोशिश करिए कि मैप के माध्यम से या स्पाइडर मैप बनाइए, उसमें आप दिखाइए, किसी तरह से आपको दिखाने का प्रयास करना है कम समय में। तो आज के लिए वीडियो इतना ही है, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।